हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जो है 6 दिसंबर 2023 जो है डेट है हमारा, और बुधवार दिन है। ठीक है, आज का मैगजीन को कवर करेंगे जो न्यूज़पेपर हमारे पास उपलब्ध है। सबसे पहला जो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये देखिए, डीप फेक जो है हम लोग बार बार इस खबर को जो है कवर कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि डीप फेक जो है आपका न्यूज़पेपर पे काफी जगह बना चुका है। तो डीप फेक पर जो है सोशल मीडिया मंचों के साथ चर्चा के साथ जो है सरकार ने कहा है। तो पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डीपफेक क्या होता है। तो डीपफेक जो टेक्नोलॉजी होता है, इसमें क्या होता है कि जो सोशल मीडिया पे जो भी वीडियो, पिक्चर या ऑडियो वायरल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ जो है अपने अनुसार चेंजेस करके, ठीक है, यूजर क्या करता है अपने अनुसार चेंजेस करके जो है ऐसे सामग्री बना लेता है जिससे किसी को फिरौती के लिए जो है उकसाया जा सकता है, या गलत ढंग से जो है प्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि अभी जो बॉलीवुड के जो अभिनेत्री हैं, उनके जो है वीडियो या पिक्चर के साथ छेड़छाड़ करके उनका जो है वीडियो को वायरल किया गया है, जो कि काफ़ी अ, चिंताजनक बात थी यहाँ पे, ठीक है? तो डिजिटली जो हेर-फेर की जाती है, उसी को डिफेक्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इसी को लेकर दिशा निर्देश या आगे की रणनीति बन रहा है। तो ये आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक जो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आया है वहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इस संस्था को ध्यान में रखिएगा, और ये जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करती है। तो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा दंगे देखे गए हैं। तो ये न्यूज में बन सकता है, इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिहाज से, कि अभी जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक या आंकड़े के मुताबिक जो है सबसे ज्यादा दंगे किस शहर में देखने को मिला है, किस राज्य में, तो महाराष्ट्र हो गया, और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो आप पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो अ, मणिपुर का, जो आप लोग सभी देख ही रहे हैं न्यूज में, जो है यहाँ पर जो हिंसा हो रहा है दो समुदायों के बीच में, जो मैतई हो गया और कुकी को लेकर। तो यहाँ पे मणिपुर को आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पे शांति स्थापित को लेकर यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वो हम लोग जो यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं। हाँ, ये वाला दलाली। देखिए, दलाली से जो है ना काफ़ी लोग जो है परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। दलाली जो है कॉस्ट ऑफ जो है ना चीज़ों का कॉस्ट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे दलाली को लेकर जो यहाँ पे दलाल के बारे में यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। आपको पता ही है, जो न्यायालय में जो भी जो भी आते हैं न्याय के लिए, न्याय की इच्छा से, तो उनको क्या होता है, दलालों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो जो भी वकील जो बेहतर क्वालिटी के नहीं होते, जिन पे योग्यता नहीं होता, जिनमें स्किल नहीं होता है, अब वो लोग को तो कस्टमर मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा है उनको, ठीक है, क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, दलालों को फैला के रखते हैं। दलाल क्या करता है कि कस्टमर खोज के लाता है और इन दलालों को सप्लाई करता है, ठीक है? और इसके एवज में दलाल को जो है कमीशन मिलता है। तो इसी यह पूरा आर्टिकल जो है दलालों पे बेस्ड है यहाँ पे, कि किस तरह जो है या सिस्टम को जो है अप्रभावी कर देता है दलाल, ठीक है? और किस तरह जो है कॉस्ट को बढ़ा देता है। और जो आप देख रहे हो कि कोर्ट में जो मामले जो बढ़ते रहे हैं, जो जिसका मामला जो है अधिक हो गया है, तो उसमें दलालों की भूमिका बताया गया है कि मामले इतने दिनों से पड़े क्यों रहते हैं। तो इसमें जो है दलाल की भूमिका को स्पष्ट कर दिया गया है कि किस तरह जो है जो अयोग्यता वाले वकील होते हैं, जिनमें क्वालिटी नहीं होता है, ठीक है? तो उन जैसे वकीलों को जो यहाँ पे कस्टमर खोज के या क्लाइंट को खोज के लाके देने वाला काम कौन करता है? वकील करता है। फिर यहाँ पे जो भी प्रशासनिक जो भी सरकारी कार्य होता है, जैसे कि आपको पंजीकरण करना है किसी चीज़ का या लाइसेंस लेना है, उसमें भी दलालों की भूमिका आपको देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे प्रक्रिया को इतना जटिल बनाया जाता है कि आम आदमी जो भोले-भाले लोग होते हैं, उनको ये प्रक्रिया समझ में नहीं आता है, तो फिर उनको मजबूरी में जो है दलालों के चंगुल में फँसना पड़ता है। तो यहाँ पूरा आर्टिकल जो दिया गया है, और जो अभी आपने देखा होगा कि हमारी संसद में जो है अ, अधिवक्ता जो संरक्षण जो अधिनियम आपने जो वहाँ पे पास हुआ है, उसको लेकर भी न्यूज़ में है, तो पूरे आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है मुद्दा यहाँ पे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ईवीएम को लेकर है। आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़ में कि जो भी पार्टी हारती है ना, वो लोग क्या करते हैं कि ईवीएम को दोष मानने लगते हैं कि ईवीएम में जो है गड़बड़ी है, छेड़छाड़ किया गया है। लेकिन यही पार्टी अगर कहीं जीत जाती है, तो वो लोग फिर ईवीएम को दोष नहीं देते। जैसे आप कांग्रेस वाले लोग जो है यहाँ पे, जो कांग्रेसी लोग हैं, उन्होंने उनके नेता लोगों ने बोल रहा है कि जिस राज्य में भाजपा जीती है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे अगर पूछा जा रहा है कि आपके हार की वजह क्या है, तो उनको क्या करना चाहिए कि हाँ, हमारे जो कुछ नीतियाँ में जो गड़बड़ी रही है, जनता ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, इस तरह की बातें करना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है मतलब इमेच्योर होकर बातें करते हैं कि यहाँ पे ईवीएम को लेकर गड़बड़ी है।
और ईवीएम को लेकर छिड़खानी की गई है। लेकिन जब आपका तेलंगाना में सरकार बना तो फिर आप ईवीएम में जो है आप दोष क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसी इसी तरह की बातें इस आर्टिकल में किया गया है। आप समझ सकते हैं, ठीक है? अगर कोई भी अगर हार होता है तो वहाँ पे चुपचाप स्वीकार करना चाहिए उस चीज़ को और अपनी गलतियों को देखना चाहिए कि कहाँ पे मैंने गलती किया है, फिर आगे बढ़ना चाहिए। ये होता है एक जो है मैच्योर पर्सन का जवाब। लेकिन यहाँ पे इस तरह की जो बातें करते हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आपने हमेशा नेता को देखा होगा, जो भी हारती है ईवीएम को दोष दे देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पूरा आर्टिकल इसी पे बेस्ड है, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर देखिए अभी भारत जो है और केन्या के बीच में एक जो है अपने जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करने की दिशा में काफ़ी काम हो रहा है। केन्याई जो है अफ्रीकन कंट्री है एक, और जैसे आप सभी को पता है कि अफ्रीकन यूनियन जो है जी20 का में शामिल हो चुका है। और जैसे ही शामिल हुआ है उसके बाद जो है भारत और केन्या का जो संबंध है आपको मजबूती देखने को मिलेगा, क्योंकि 25 करोड़ जो है यहाँ पर डॉलर जो है केन्या को ऋण के तौर पे दिए जाएंगे, ठीक है, सहायता के तौर पे। फिर यहाँ पे ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं कि राजनीतिक नारा नहीं है, एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान। देखिए यहाँ पे भाजपा का नारा है। उनका मकसद है कि एक देश में जो है 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? ये सारा जो है बातें जो है भाजपा की तरफ से वो जम्मू कश्मीर को लेकर कहा गया है, क्योंकि जब आर्टिकल 370 लागू था, तो उस वक़्त से ही जो है भाजपा का ये प्रयास रहा है कि यहाँ पे ऐसा कानून नहीं चलना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। हम पूरा देश जो है हमारा देश है वो, ठीक है? और वहाँ पे एक कानून ही होना चाहिए, ठीक है? तो उसी को लेकर ये आर्टिकल पूरा बेस्ड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम लोग आगे जो नेक्स्ट मूव करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आते हैं हम लोग। ये सब तो स्किप करना चाहिए न्यूज़ को। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये वाला, उसको मैंने हाइलाइट करके लिख रखा है। हाँ, देखिए, भारतीय विश्व अर्थव्यवस्था नेता बनकर उभर रहा है। ये जो है नेता बन के उभर रहा है, ये हमारी जो अब वर्तमान जो सत्ता पे जो सरकार काबिज़ है, उनके द्वारा कहा गया है कि हमारा जो देश है बिल्कुल जो अर्थव्यवस्था है, वो जो है लीडर बन के उभर रही है, बिल्कुल सही बात भी है। तो यहाँ पे विपक्ष का कहना है कि अगर इस तरह की बातें हैं तो ज़मीन पर क्यों नहीं दिखता है? इनके कहने का मतलब है कि मुद्रास्फीति कम फिर क्यों नहीं हो रहा है? रोज़गार की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? ठीक है? और कामगारों जो काम करने वाले जो महिलाएँ उनको जो पुरुष या महिलाएँ उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? तो यहाँ पर इनका कहना भी सही है कि अगर इस तरह की बातें हैं तो इनका प्रभाव इन क्षेत्रों पे क्यों नहीं पड़ रहा है? लेकिन अगर आप आईएमएफ की रिपोर्ट को देखेंगे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को देखेंगे तो उनके अनुसार जो है भारत का जो वृद्धि दर है वो बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? और विपक्ष का भी कहना सही है कि अगर इस तरह की बातें हैं तो उसका प्रभाव जो है मुद्रास्फीति कम करने में, रोज़गार को बढ़ाने में, ठीक है? कामगारों पे इसका वृद्धि क्यों नहीं हो रहा है? तो इन तमाम चीज़ों को भी यहाँ पे जो है सकारात्मक प्रभाव देखने को चाहिए था। तो आप पूरी तरह इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। आपको जो है आलोचनात्मक और सहयोगात्मक तरीके से जो आपको जानने को मिलेगा। फिर इसके बाद एक जो है ग्रीन कार्ड को लेकर, देखिए ग्रीन कार्ड जो याद रखिएगा अमेरिका अमेरिका का है। ग्रीन कार्ड क्या होता है? जो भी जो नॉन अमेरिकन लोग हैं, जैसे कि वहाँ पे काम करना चाहते हैं अमेरिका में रहकर या वहाँ पे निवास करना चाहते हैं काम करते-करते, तो उनको ग्रीन कार्ड की सुविधा दी जाती है। तो इसी को लेकर जो है अमेरिका अब जो रिव्यू करना चाह रहा है कि वहाँ पे जो रोज़गार जो मिले, अमेरिका में जो रोज़गार मिले वो जन्म स्थान के आधार पर ना मिलकर बल्कि योग्यता के आधार पर वहाँ पे रोज़गार मिले। और इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो सांसद के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, ठीक है, जो मेंबर हैं वहाँ के, वो जो है ग्रीन कार्ड को सुधार करने के लिए जो है संसद में जो है एक बिल लाएँगे और इन पे जो है जो समय के अनुसार जो सुधार करने की आवश्यकता है, उसपे सुधार करेंगे। तो ग्रीन कार्ड को लेकर जो कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ग्रीन कार्ड जो है किस देश से संबंधित है, तो अमेरिका से संबंधित है, यहाँ पे याद रखना ज़रूरत है। ठीक है? फिर देखेंगे, ये देखिए हमारी सांसद है, एमपी है, ये तृणमूल कांग्रेस की जो है सांसद है और इनका नाम है नुसरत जहाँ। ये एक अभिनेत्री भी हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव हो रहा है, वहाँ पे ये प्रदर्शन भी कर रही है। ठीक है? फिर एक टर्म देखने को मिलेगा डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी का अर्थ समझने के लिए आपको इस आर्टिकल को पढ़ना होगा। डिजिटल कनेक्टिविटी पे जो है एक बेहतर करने के लिए, ठीक है? डिजिटल कनेक्टिविटी का जो सिंपल अगर अर्थ समझें, ठीक है? तो जहाँ पे डिजिटल की सुविधा हो वहाँ पे, ठीक है? वाईफ़ाई की सुविधा हो वहाँ पे और कनेक्टिविटी जैसे तमाम चीज़ों की वहाँ पे सुविधा हो, इंटरनेट बढ़िया हो वहाँ पे, अच्छे से काम करे, तो इसी को लेकर कनेक्टिविटी कहा गया है। और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए क्या किया जा रहा है कि जो क्षेत्र में इसकी सुविधा अच्छा नहीं है तो वहाँ पर रेटिंग दिया जा रहा है और जहाँ पे इसकी सुविधा अच्छा है उसको भी बेहतर रेटिंग दिया जा रहा है। तो जो भी खराब रेटिंग वाले हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश है तो उनको बेहतर करने के लिए जो है
प्रयास किया जाएगा। ये आर्टिकल पूरा उसी पे बेस्ड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, वहाँ पे मरने वालों की संख्या जो 22 हो गया। देखिए इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और जिस माउंट पे हुआ है, जिस पर्वत पे हुआ है, उसका नाम है माउंट मेरापी। एग्जाम में जो अक्सर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको वनडे एग्जामों में। और फिर उसके बाद देखेंगे कि कचरा मुक्त शहर के लिए स्टार्टअप गेटवे। स्टार्टअप गेटवे क्या है? तो कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए जो है एक प्रयास शुरू किया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, अभी जलवायु सम्मेलन हो रहा है यूएई में, COP28। याद रखिएगा COP28 कहाँ हो रहा है? दुबई का, जो यूएई में, जो दुबई है वहां पे हो रहा है, यूएई। और 2000 जो 33 COP23 जो होने वाला है, COP23, वो भारत जो है अपना प्रस्ताव दे दिया है कि COP33 जो होने वाला है वैश्विक सम्मेलन, वो भारत में होना चाहिए। इसके लिए प्रस्ताव जो है भारत रख चुका है। देखिए G20 के बाद जो है सबसे बड़ा सम्मेलन जब देखने को मिलेगा COP33 में ही मिलेगा, जो भारत में होने की संभावना है। तो यहाँ पे देखिए एक गुजरात की दो महिलाएं हैं जिनका नाम है संगीता बेन राठौर और दूसरा है जसुमती बेन जेठाबाई। इन्होंने क्या कहा है कि जलवायु परिवर्तन से जो एग्रीकल्चर पे जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो महिलाओं जो जो कामगार जो महिला है उन पे जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो उनके समाधान के लिए जो है यहाँ पे लोकल तरीकों, जो पारंपरिक जो तरीके हैं, जो समाधान है, उसको उसको जो यहाँ पे लागू करने के लिए या साझा करने के लिए यहाँ पे बात की गई है। देखिए इन्होंने साझा किया है कि जब जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है उनके एग्रीकल्चर पे पड़ा था, तो उन्होंने समाधान के लिए जो है पारंपरिक तरीके जो वहाँ पे उनके उनके पास जो साधन मौजूद है, उन्हीं का इन्होंने यूज किया। क्योंकि कीट का हमला जो है काफी देखने को मिल रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। और जो भी कॉमर्शियल जो कीटनाशक हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड हैं, उसका जो है ज्यादा जो असर देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने क्या किया कि जो गौमूत्र है और नीम की जो पत्ती है, उनका जो है यहाँ पे पेस्टिसाइड बना के जो है फसलों पे छिड़काव किया, और उनका जो है जो आप परिणाम देखेंगे वो सकारात्मक रूप में जो है उभरा है। तो जब इन्होंने इस सम्मेलन में गया और इनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं इस वैश्विक सम्मेलन से, तो इन्होंने कहा कि जो इनका जो मेथड है, जो इनका जो समाधान है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, उनको जो है बाकी देशों के साथ साझा किया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है इनके द्वारा। और फिर भी जलवायु परिवर्तन के जो इफेक्ट की बात किया जाए, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जलवायु परिवर्तन में क्या इफेक्ट देखने को मिला है, तो आप बता सकते हैं कि जो महिला कामगार हैं उन पे भी चुनौतियां देखने को मिली है। ठीक है, तो ये आर्टिकल काफी अच्छा है, यहाँ पे पढ़ना चाहिए इसको। ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन में अगर आएंगे तो विजय हजारे ट्रॉफी जो पूछ लिया जाता कभी कभी एग्जाम में कि किस खेल से संबंधित है, तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। और ये जो अभी हो रहा है, ठीक है, अभी जो है ये इसका ट्रॉफी चल रहा है। इसमें कौन विनर बनेगा जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मैगजीन को कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।